अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, गुज़श्ता पूरे हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई और इन्हीं में से हमने दो अहम तरीन जो स्टोरीज़ हैं वो पिक की हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले चलेंगे अपनी पहली और मेन स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन मेंबरान ने मुलाकात की है। मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के 43 रुकनी वफ़द से चीफ जस्टिस की मुलाकात तकरीबन 2 से ज़ायद घंटे तक जारी रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर तरीन जज ने सहाफ़ियों से कोर्ट रिपोर्टिंग से मुतालिक तजावीज़ मांगी हैं। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रर का तरीका मुरतब करने से मुतालिक भी अहम इक़दामात पर गुफ्तगू की गई है। इस मुलाकात में मज़ीद क्या कुछ हुआ, कौन कौन से अहम अमूर जो थे वो ज़ेर बहस आए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरा 3 रुकनी रिपोर्टर पैनल मौजूद है। इमरान वसीम, तैयब बलोच और एहतशाम कियानी। साथ ही साथ मैं स्टूडियो में वेलकम करूँगी साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब को। वेलकम जदून साहब। ठीक है, इमरान वसीम आपसे शुरू करूंगी। एक अहम मुलाकात, और ये मुलाकात कई जो दीगर माजी में होने वाली मुलाकातें हैं उनका तसलसल है। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से अपना ओहदा संभाला है, उसके बाद देखा गया है कि मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं एक के बाद एक जो पैनल है उससे मुलाकात हो रही है, और अब जाके प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे भी मुलाकात हुई है। गालिबन हमने पिछले हफ्ते अपने व्यूअर्स को बताया था कि ये मुलाकात होने जा रही है। अहम मुलाकात रही, क्या जो चीदा नुकात थे जिन पर अहम बातें हुई हैं? देखिए नीलम, एक तो थोड़ी सी करेक्शन करा दूंगा माफ़ी के साथ, माजरत के साथ। ये तसलसल नहीं था, बल्कि तसलसल एक टूटा था, वो तसलसल दोबारा से बहाल किया है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने। उसी तरीके से जब उन्होंने मनसब संभाला, उनके मनसब संभालने से पहले कमरा अदालत में ये एक मुतालबा होता था कि जो अहम नोयत के केसेस हैं आप उस पर फुल कोर्ट बनाएं। लेकिन हम देखें कि पिछले काफ़ी सालों से फुल कोर्ट नहीं बना था, तो काजी फाइज साहब ने फुल कोर्ट भी बनाया। और ये जो एक रवायत थी कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने कोर्ट रिपोर्टर्स की एसोसिएशन के साथ मुलाकात किया करते थे, वो मुलाकात उन्होंने की। आखिरी जो मुलाकात सहाफ़ियों के साथ हुई थी वो दिसंबर 2019 में हुई थी जी, जब उस वक्त चीफ जस्टिस से आसिफ सईद खोसाउन के साथ ये आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद गुलजार साहब आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। इसी तरीके से बाद में बंदियाल साहब आए, बंदियाल साहब ने भी सहाफ़ियों के साथ कोई मुलाकात नहीं की। गैर ईरानी मुलाकातें तो वहीं बंदियाल साहब की कोई 1-2 सहाफ़ियों के साथ और यूट्यूबर के साथ, लेकिन जो कोर्ट मतलब जिनको आपने कमरा दे रखा है सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, जो रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे आ रहे हैं, आपने उनको एक तरह से स्टेक होल्डर एडमिट कर लिया जब आपने उनको कमरा एक सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दे दिया, लेकिन आपने उनके साथ मुलाकात ही नहीं की। बल्कि सहाफ़ियों को तो छोड़े, मतलब बुकला के साथ मुलाकात नहीं हुई। आप देखें ना कि काजी फाइज साहब ने मनसब संभाला, उन्होंने बार एसोसिएशन के साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। बिल्कुल, और मैं वैसे इन्हीं मुलाकातों के तसलसल की बात कर रही थी कि मनसब संभालने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूद हैं वो मुख्तलिफ जो बार्स के मेंबरान हैं, मुख्तलिफ पैनल्स हैं, उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, मैं समझा कि सहाफ़ियों के साथ मुलाकात अच्छा है, ये भी क्लियर कर दिया कि कितने जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं गुज़श्ता वो मुलाकात करते रहे। अब इसमें जो ज़ाहिर सी बात है कि हमने आखिरी हफ्ते भी इस पर डिस्कस किया था कि मुलाकात में क्या बातें होती हैं। अपने नेक्स्ट वीक में, जो कि आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें काजी फाइज साहब ने बातें की हैं कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इनकी वैल्यूएशन कैसे हो सकती है, इनका मकाम कैसे जो है वो ऊपर किया जा सकता है। अब इस मुलाकात के बाद हमने ये देखा है कि जो भी तजावीज़ हम दे के आए या दूसरी तरफ से हमें जो चीज़ें बताई गई उस पर अभी आने से पहले सोशल मीडिया पे इस मामले पर जो है वो बड़ा जो है वो एक प्रोपेगेंडा एक्चुअली जो किया जा रहा है। कार्ड्स के मामले पे जो बात है मैं वो जानना चाहूंगी, क्योंकि आवाम है सवाल कर रही है सोशल मीडिया पे कि ये चंद गिने चुने रिपोर्टर्स जनाब चले गए, जो कि हम जानते हैं कि हमारा एक एसोसिएशन है और उसके प्रॉपर फुल फ्लेज रिपोर्टर्स हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है कि कार्ड्स वाले मामले पर जो बात हुई है उससे एक ये तासुर दिया गया है जो कि गलत भी हो सकता है। गालिबन वो आप हमें बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है कि सिर्फ वो रिपोर्टर्स जिनको कार्ड्स अलॉट किए जाएंगे वो आएंगे। देखिए, मैं यही बात कर रहा था ना कि इस मुलाकात को लेके पहले तो 4 साल के बाद मुलाकात हुई, अब सोशल मीडिया के ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि गालिबन कोई जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल करना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट, और खास सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिला होगा, एक्रीडेशन कार्ड उन खास सहाफ़ियों को जारी किए जाएंगे, वही आके रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कोई मनपसंद सहाफ़ी नहीं गए थे। आप ये देखें कि तमाम की तमाम जो एसोसिएशन है 43 मेंबरान की, वो भी गए थे। इसके अलावा जो इदारे हैं उनको, इसके अलावा नीलम आप भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, वो रिपोर्टर्स भी गए इस मुलाकात में जो अभी मेंबर नहीं बने। मुख्तलिफ इदारों से आते हैं लेकिन उन्हें मेंबरशिप अभी नहीं मिली, क्योंकि 6 माह वो पूरे करेंगे तो मेंबरशिप मिलेगी, वो भी मौजूद थे। तो
काजी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि जिसने आना है रिपोर्टिंग करे, ओपन कोर्ट में वो रिपोर्टिंग कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं, ये वाज़ेह किया। ये जो एक्रीडिटेशन कार्ड की बात हुई वो इस हवाले से हुई कि जो पास की अपनी बॉडी है वो एक कमेटी बनाए, वो अपने सीनियर रिपोर्टर्स के नाम नॉमिनेट करें। एक्यूरेसी के हवाले से बात हो रही थी, ऐसे सीनियर रिपोर्टर, तजर्बाकार रिपोर्टर जो सालों से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनको आप माने, जिनकी एक्नॉलेजमेंट आप करें कि ये हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर्स हैं, इनको आप एक्रीडिटेशन कार्ड दे दें, कईयों तो का नाम उनको एक्रीडिटेशन कार्ड जारी कर ले देंगे। सकते हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ूंगी, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने खुली अदालत लगाई और ना सिर्फ एक दो चंद एक रिपोर्टर्स बल्कि पूरी कौम ने इनकी हेयरिंग्स जो हैं वो सुनी है। तो ऐसे चीफ जस्टिस खुद कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ चंद एक गिने चुने जो रिपोर्टर्स हैं उनको कमरा अदालत तक रसाई होनी चाहिए? नंबर एक, ये तो एम्बिग्यूटी यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरा, तैयब, इस तमाम तर मामले पर जिस तरह ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जो सीनियर तरीन जज जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जिनमें हम अगर फिंगर पॉइंट्स पे नाम भी देखें, मतिउल्लाह जान साहब, AQS साहब, राशिद हबीब साहब, जो कि एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जब हमने सहाफ़त में कदम भी नहीं रखा था तब से ये सहाफ़त कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक पॉजिटिव साइन है? क्योंकि पहले भी ये देखा जा रहा है कि जिस तरह हमारे दीगर जो इदारे हैं, फ़र्ज़ करें हम पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी एक्रीडिएशन जो कार्ड्स वगैरह है वो जारी होते हैं। तो अगर यहाँ पर हो जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो मीटिंग, जो मुलाकात थी, इसमें तजावीज़ दी गई, दोनों तरफ से तजावीज़ थी। जो हम यानी कि बीइंग अ मेंबर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हमें मसाइल दरपेश थे हमने वो सामने रखे, जो अदालत हमें फैसिलिटेट करना चाहती थी, जो चीफ जस्टिस के माइंड में कुछ वो था, तो उन्होंने भी हमारे सामने रखा। तो ये तजावीज़ थी, ये कोई हतमी नहीं हो गई, ये हमने उनको अप्रूव करना है, आगे चीजें चलनी है, वो उसको हम हतमी शक्ल देंगे। ये एक तजावीज़ जो है ना, उसको हम ये नहीं सकते कि फाइनलाइज हो गया, एक जनरल डिस्कशन थी कि किस तरह से इसको मजीद मजबूत बनाया जा सकता। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की कि एक्रीडिटेशन वाली, देखिए वो एक सिंपल सी बात है कि आप कहीं भी चले जाए, खासकर अगर हम बात करें कि दुनिया के हम एग्जांपल्स लेते हैं ना, इसी सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कोई ऐसी चीज हो कि हमें बताया जाए कि बाकी बाहर की दुनिया में ऐसा कैसे होता है। तो अमेरिकन आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, जो वो उसको कवर करते हैं रेगुलर, वो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, शायद सारे नहीं हैं, लेकिन उनका अपना एक क्राइटेरिया है, उसके तहत वो एक्रीडेशन उनकी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सीटिंग कैपेसिटी का मसाइल होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक्रीडेशन का सिर्फ एक जो है ना फायदा, वो देखिए उसमें जो जर्नलिस्ट है वो और जो पास का मेंबर है, ये दोनों जाके कवर कर सकते हैं। और ये कल साहब ने कहा भी सही, और ये वैसे भी है कि किसी को भी नहीं रोका जा सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट में जाके रिपोर्टिंग ना कर सके, चाहे वो मेंबर है पास का या नहीं है, किसी को भी नहीं रोका जा सकता। ये तो कट एंड क्लियर है। दूसरी क्लैरिटी मैं ये चाह रहा हूं कि वो ये है कि जिनको एक्रीडिटेशन कार्ड मिलेंगे, तो उसका ये है कि उनको ऐसी सूरत हाल के अंदर जब बहुत ज्यादा रश है, जब सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उनको प्रायोरिटी बुनियादों पर फैसिलिटेट किया जाएगा। तो उनके पास कार्ड होगा तो उनको थोड़ा सा जो है एज मिल जाएगा कि ये सीनियर है, इनको बैठाने के लिए हो जाएगा इतनी रुकावटें देखने से। और हाँ, ये एक मामूली सी बात है, इसको इतना बात का बतंगा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव किस्म के उनको देखिए, उनको तो मौका मिलना चाहिए ना। हम यही चीज जैसे काजी फैज ईसा के बारे में देखते हैं कि जब उनके खिलाफ चीजें नहीं थी तो भी उनके खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा चला, और अब जब वो मनसब पे बैठे हुए हैं तो साफ ज़रा वही लोग, वही जो है उनकी तो कोशिश है, और वो कोई मौका ज़ाया नहीं होने दे रहे। तो इसी वजह से हमारी ये जो मीटिंग थी, ये टोटल मतलब एक प्रोफेशनल मीटिंग थी, इसमें कोई ऐसी, अच्छा देखें अब जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, मुझे वो भी पता है, वो ये नहीं कहते कि जब चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उनको और उनके यूट्यूबर्स को और व्लॉगर्स को, मखसूस व्लॉगर्स को बुला के चीजें फीड किया करते थे, 1-on-1 मीटिंग चलती थी, वो तो मतलब मन पसंद था ना। ये जैसे इमरान ने कहा कि यहाँ पे देखिए हमारे जो टोटल मेंबर्स हैं, उन मेंबर से भी बढ़ के अभी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनको 6 महीने या हमारी वो जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया है उस पर पूरा भी नहीं उतरते, कर रहे, लेकिन हम उन सबको लेके गए। बिल्कुल, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए बगैर किसी इम्तियाज के, मन पसंद के लोग लेके गए बगैर किसी इम्तियाज के। ठीक है एहतिशाम क्यानी, गो कि आप अभी हाई कोर्ट कवर कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर्स की मीटिंग थी। देखा गया है कि हाई कोर्ट के जो चीफ साहिबान रहे हैं या जो अभी भी हैं, वो भी एसोसिएशन रूम में आते हैं,
मिलते हैं और एक ये कहना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया था नशरियात से मुतालिक, जो ओपन कोर्ट में समाअत से मुतालिक है, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। इस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि क्या कुछ हुआ है अभी, और लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने कोई कमेटी बनाई है और इस पर क्या काम हो रहा है? देखिए नीलम, आगाज़ तो मैं भी यहीं से करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का ये जो इक़दाम है, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग और उसके साथ ये सहाफ़ियों को एक्नॉलेज करना, उनको ऑन करना, ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमें ऑन करें, और उसके साथ साथ जो आपकी कोर्ट से मुतल्लिका चीज़ें हैं वो हमें एक्यूरेटली बताएं, ताकि वो एक्यूरेटली रिपोर्ट हो सकें और पब्लिक को वो दुरुस्त तौर पर वो मालूमात जाए। कई बार ये होता है कि जब रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जाता है तो चीज़ें उस तरह से एक्यूरेटली रिपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपना कहीं पे कोई उनका एक नजरिया होगा, उसको एक साइड पे रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब चूंकि हाई कोर्ट नई इमारत में मुंतकिल हुई और वहां पे सहाफियों को एक कमरा दिया गया, वहां पर भी जो कि पहले तो उसमें कुछ मुश्किलात आई, लेकिन आखिरकार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोशिश से उनके हुक्म पे वो कमरा वहाँ दिया गया। तो जब वो तैयार हो गया तो वहाँ पे चीफ जस्टिस तशरीफ़ लाए और उन्होंने, जैसा कि तैयब साहब ने कहा, ये प्रोफेशनली इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए। उन्होंने हमारी एसोसिएशन के मसाइल के बारे में पूछा, उनको हल करने की यकीन दहानी कराई। तो ये अच्छी बातें हैं, इनको नेगेटिव नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी बात लाइव स्ट्रीमिंग हाई कोर्ट की, तो उस हवाले से भी ये इक़दाम उठाया जा चुका है कि उस पर एक कमेटी बनी है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल ये कमेटी है। उन्होंने अब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के उनका जायज़ा लेने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होंगी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजनी है। ये गुज़िश्ता हफ्ते फुल कोर्ट मीटिंग हुई, तमाम जजेस बैठे, जिसमें ये मामला ज़ेर बहस आया कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं। तो उस पर जब इस जो राय अक्सरियत में ये रही कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, तो उसके बाद ये कमेटी तश्कील दी गई है। अब वो कमेटी जब अपनी रिकमेंडेशंस देगी तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है एहतशाम। एडवोकेट जनरल साबिक हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर जदून साहब। जदून साहब, इस मुलाकात का तसलसल का, जैसे मैंने प्रोग्राम की ओपनिंग में जिक्र किया कि एक तसलसल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस एसोसिएशन से मुलाकात नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने मनसब संभालने के बाद दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकात की है, जो सरकारी वकला हैं उनसे भी बात हुई है, जो बार्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई है कि किस तरह जो निज़ाम जो आइन से मुतालिक जो निज़ाम है उसमें मज़ीद किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। तो आप इस मुलाकात को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की बात की जाए या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो काफ़ी सारे लोग इस मुलाकात को लेकर कुछ प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं या इसकी नफ़ी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो प्रोपेगेंडा वाले होते हैं वो तो हर तरह से प्रोपेगेंडा, मुलाकात न करें तो तब भी करेंगे, मुलाकात करें तो तब भी करेंगे। हमने तो देखना है कि ये इनिशिएटिव जो है इन पब्लिक इंटरेस्ट है, लोग इस पर क्या कहते हैं। जो चंद लोग होते हैं वो आप काम सही करें तब भी करते हैं, गलत करें तब भी करते हैं। ये बार मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है कि जो मेरिट पे बात होती है, चाहे वो आप किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड हैं, चाहे किसी ग्रुप के साथ एफिलेटेड है, लेकिन जो सही बात होती है उसको कम से कम आप सही दुरुस्त समझ करें ताकि वो पब्लिक के लिए वो अच्छी होती है। जहाँ तक प्रेजेंट चीफ जस्टिस का तल्लक है तो ये इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले देखें फुल कोर्ट बनाई। पहले तो आपको पता है चीफ जस्टिस जो थे बंदयाल साहब, तो उनका पर्सनली कंडक्ट तो हर एक के साथ अच्छा ही था, लेकिन एक कोर्ट के अंदर एक तासर था कि एक वो फुल कोर्ट या तमाम जजों को एक साथ बिठाने में आखिरी दम तक, रिटायरमेंट तक वो कामयाब नहीं हो सके या वो नहीं करना चाहते थे। उनको अंदर से खुदा जाने कोई खतरा था कि कोई, लेकिन एक जो तासर था, एक कॉन्फिडेंस ऑफ था पीपल, ट्रस्ट ऑफ जो पीपल है वो नहीं आ रही थी कि ये कोर्ट के अंदर ही स्प्लिट है, तो फिर इनकी जजमेंट नहीं कर सके। बिल्कुल जी, वो जजमेंट को लोग इंडोर्स नहीं कर सके। तो इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले देखें ओथ लिया, उसी दिन फुल कोर्ट बिठाई है और उसी दिन फुल स्ट्रीमिंग पे चले गए। आपको पता है आप रोज जाती हैं, किसी को मोबाइल लेके जाने की इजाजत नहीं है, और एक ऐसा मौका आया कि पूरी दुनिया जो है लाइव, कभी देखे ना जो अंदर ऑब्जर्वेशन थे तो कभी मीडिया पे डायरेक्ट आई नहीं थी, लेकिन वो सारी चीजें लाइव दिखा के उन्होंने ये मैसेज दिया कि कोई चीज जो है ये सही ओपन कोर्ट इसको कहते हैं। जिस तरह लॉ के अंदर भी प्रोसीजर है कि जब ओपन कोर्ट का मतलब होता है कि आप किसी को, जो भी बंदा अंदर आना चाहे या उसकी कार्रवाई देखना चाहे, दुनिया के मुल्कों में है
कोई किसी कोर्ट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये किसी का प्राइवेट मैटर तो नहीं है। ये तो जो ना हमारे जो आपके लोगों के तमाम लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठे हुए लोग हैं वो भी ले रहे हैं, जो वो केस सुनते हैं उन पे भी खर्चा आता है, तो ये लोगों के पैसे हैं। लोगों को अपने पैसों से जो उधर प्रोसीडिंग होती है जानने का हक भी हासिल है कि वो देखें कि कोर्ट किस तरह प्रोसीड कर रही है, कोर्ट के अंदर प्रोसीजर क्या होता है, जज किस तरह आते हैं, किस तरह जाते हैं, क्या प्रोसीडिंग होती है, वकील किस तरह आर्गुमेंट करते हैं। लोगों ने देखा इसको सराहा और यही पॉजिटिव मैसेज जो है देखें सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट तक भी गया है और एक अच्छी चीज़ है जिसका इनिशिएटिव मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने लिया है। तो दीगर जो कोर्ट्स हैं वो भी इस पर सोच विचार कर रही हैं, कमेटी बन चुकी है और अब हमें जल्द ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लाइव स्ट्रीमिंग नजर आएगी। इमरान वसीम की तरफ बढ़ूंगी। इमरान, कहे से मुतालिक बड़ी बात चल रही है कि बड़ा हंसी मजाक भी हुआ, तंजो मजाक भी हुआ इस मुलाकात में, तो कुछ ऐसी हमें लाइवली स्टोरी भी बताएं, इस मुलाकात में मजीद क्या कुछ डिस्कस हुआ? यही तो बताने की बात रहती थी, मैं आपसे कह भी रहा था कि 2 बातें करने की रहती है। अभी ये 2 घंटों की कहको बड़ी मुलाकात थी, इसमें हल्के फुल्के अंदाज में गपशप भी हुई, चिट चैट भी हुई, लेकिन एक बात जो मैं भी बताना भूल गया, हमारे भाई तैयब भी बताना भूल गए, वो ये थी कि ये काजी फैसल साहब का एक ये भी था कि आप जब जो पास के लोग हैं, ऐसा क्यों नहीं होता एक्यूरेट रिपोर्टिंग के हवाले से कि जो टॉक शो होते हैं प्राइम टाइम के, उसमें आप लोगों की प्रेजेंस इतनी नहीं होती। उसमें अगर आप जाके बैठेंगे, आप कोर्ट रिपोर्टर जाके बताएंगे कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ, जज ने क्या सवाल पूछा, उसने क्या रिमार्क्स दिए, वकील ने क्या जवाब दिया जज के सवाल का, तो इससे मजीद एक्यूरेसी भी आएगी। तो ये भी गालिबन उनकी बात से लगा कि वो चाहते हैं कि कोर्ट रिपोर्टर जाके टॉक शो में बैठेंगे तो कोर्ट रिपोर्टिंग में एक्यूरेसी आएगी। जहां तक आपने कहकों की बात की, बहुत सारी बातें हुई, हम पहला सेगमेंट हमारा मुकम्मल होने वाला है, वक्त भी थोड़ा है, तो एक हमारे साफी दोस्त ने सवाल पूछ लिया, अभी वो भी मेंबर नहीं बने। अच्छा, उन्होंने सवाल पूछा कि काजी साहब ये बताएं कि ये जस्टिस हमीदुर रहमान जो एक बड़े मतलब फाजिल जज थे और जस्टिस कार्लिनियस थे, जस्टिस दुराब पटेल साहब थे, मतलब उनको याद किया जाता है, तो अब क्या वजह है कि उन जैसे जजेस जो है वो पैदा नहीं हो रहे? अच्छा, जब वो पैदा होने का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो पहले तो हम सब के कह के निकल गए, हम जितने वहां पे बैठे थे, तैयब बलोच साहब भी कहेंगे, हम तमाम साफी वहां पे हंस पड़े कि ये पैदा होने वाले उन्होंने बात की। अच्छा, जैसे हमारे थोड़े से कह के थमे हैं, तो सरदार तारिक मसूद साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि राजा साहब ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं? तो उसने कहा जी मैं शादीशुदा हूँ। तो फिर सरदार तारिक साहब ने कुछ ऐसे बात की, भाई तो फिर कोई आप भी कुछ हिम्मत करें ना, आप भी कोई हिम्मत करना, कोई दुराब पटेल जो है ना वो पैदा हो। और फिर काजी साहब ने इस पे कहा कि ये अभी दुराब पटेल साहब जैसे अगर जज नहीं पैदा हो रहा तो इसके एक जिम्मेदार जो हैं वो दुराब पटेल साहब भी हैं, क्योंकि वो सारी जिंदगी कमारे रहे, उन्होंने शादी नहीं की। और इस तरह की कई मिसालें, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोग्राम में वक्त थोड़ा पहले सेगमेंट का कह के भरपूर लगे। सही है। आखिरी चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मुख्तलिफ जो पेंडेंसी है ज़ेर इल्तवा केसेस है, उनमें से एक साबिक सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुतालिक भी उन्होंने एक अहम जो मामला था वो उठाया, उस पर क्या कहा गया तैयब? देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको याद हो, जब चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, ये हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे आए थे, बतौर सदर इन्होंने मुझसे हलफ लेना था, तो उस टाइम मैंने स्पीच में इनको याद दिलाया था कि 11 साल से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो आइन के खालिक है, उनका केस यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, और आप यहाँ पे बात करते हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो जब तक आइन के खालिक अरसे से पेंडिंग है ये। हाँ, तो जब आइन के खालिक को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आइन की हुक्मरानी कायम होगी? मुख्तसरन ये कि अभी के जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कह दिया है कि वो अपने टेन्योर में इसको सुनेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है जनाब, क्योंकि दीगर जो चीज़ें इंतजामी अमूर जो हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वो जहाँ पर डिस्कस हुई हैं, तो वहीं पर जो केसेस के इल्तवा से मुतालिक मामला है वो भी उठाया गया, और एक अहम रेफरेंस, सदारती रेफरेंस कहना चाहिए, जो कि कई सालों से ज़ेर इल्तवा है, जो कि साबिक सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का है, तो उससे मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट जो है वो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगी, जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, अभी हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम की दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि है साबिक वज़ीर आज़म से मुताल्लिक। जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशा खाना केस में 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की जानिब से दरख्वास्त
सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सिर्फ सज़ा मुअत्तल की है, अदालत आलिया ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में मजीद ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से एतराज़ किया गया है कि दरख्वास्त में रियासत को फरीक नहीं बनाया गया। अदालत फैसला मुअत्तल की दरख्वास्त जो है वो तरमीम करके रियासत को फरीक बनाने की इजाज़त दे। इसी हवाले से और इस केस से मुतल्लिक जो मज़ीद जुड़े अहम नुकात हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले चलेंगे एहतशाम कियानी की तरफ, जो कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कवर कर रहे हैं। एहतशाम, क्या पेशरफ्त होने जा रही है, क्या कुछ हुआ है अभी तक इस मामले पर, और इस दरख्वास्त का मज़ीद क्या मतन है? देखिए नीलम, बुनियादी तौर पर तो ये कह सकते हैं कि जो चेयरमैन PTI के वकला हैं वो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा कि उन्होंने सिर्फ सज़ा मुअत्तल नहीं करानी बल्कि वो सारा फैसला ही मुअत्तल कराना है, जो कि चेयरमैन PTI को सज़ा के साथ साथ जो उनके खिलाफ फर्दर कार्रवाइयाँ हैं उनको भी रोक सकता है। तो सज़ा तो मुअत्तल होगी लेकिन फैसला जो था वो इन फील्ड था। तो इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। उस कार्रवाई में अब डेवलपमेंट होती कहीं दिखाई दे रही है। तो अब चेयरमैन PTI के वकला एक्टिव हुए हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने सज़ा मुअत्तल कर दी लेकिन वो फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए जब तक कि अपील पर फैसला नहीं हो जाता। दूसरा, जैसा कि आपने बता दिया कि एतराज़ था इलेक्शन कमीशन के वकील का कि चेयरमैन PTI की जो अपील है उसमें स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। जब अदालत ने उन्हें सज़ा दे दी और वो जेल चले गए, तो सज़ा काट रहे हैं, तो उस वक्त वो स्टेट की कस्टडी में है और स्टेट को उसमें फरीक बनाया जाना चाहिए। अब ये दरख्वास्त है, ये फिक्स होगी और इस पर समाअत होगी तो उसके बाद ही मालूम होगा कि ये क्या रुख लेता है, क्या जजमेंट सस्पेंड हो सकती है या अदालत उसे कॉन्ट्रेरी व्यू रखती है। ठीक है इमरान, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप चूंकि हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर भी हैं, कोर्ट को एक अरसे से कवर कर रहे हैं, इस मामले में आपको क्या लगता है कि कितना एक फ्लॉ जो है वो उनकी जो लीगल टीम है, कानूनी टीम है, उनकी तरफ से भी है कि पहले एक तरफ सज़ा मुअत्तल से मुतालिक दरख्वास्त दायर की, फिर अब जजमेंट, पहले भी आ सकते थे जजमेंट की दरख्वास्त लेकर, साथ ही साथ सज़ा भी मुअत्तल हो जाती, फैसला भी मुअत्तल हो जाता। देखें, ये जो आखिरी आप नुक्ता की बात कर रहे हैं कि सज़ा के साथ जो फैसला वो मुअत्तल हो जाए, इस पे आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने पॉइंट उठाया ना कि इनके फ्लॉज हैं, इनकी जो लीगल एक स्ट्रेटजी है उसमें ऐसी ऐसी गलतियां सामने आती हैं कि आगे चल के बंदा ये बात करने पे मजबूर हो जाता है कि आज ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपने पहले क्यों नहीं किया, या जो आपने पहले जिस बात से इनकार किया था ऐसा नहीं हो सकता, अब आप वो क्यों करने जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यही तोशाखाना का केस, जब कन्विक्शन हो गई, सजा हो गई 3 साल की, गिरफ्तारी हो गई, मुजरम जो है वो अटक जेल में चला गया, तो इन्होंने अपील दायर की। अपील के ऊपर जब एहतशाम भी इस बात को आगे चल के जो है वो इंडोर्स करेंगे अपनी बारी पे, कि जब आर्गुमेंट हो रहे थे कि आप सजा को सस्पेंड कर दें, लतीफ खोसा साहब ने दलाइल दे लिए, उसके बाद सलमान अकम राजा साहब ने दिए, बाबर अवान ने दिए, बैरिस्टर गौर साहब ने दिए। दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन के वकील की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इन्होंने अपील तो दायर कर दी लेकिन रियासत को इन्होंने फरीक नहीं बनाया, इनको रियासत को फरीक बनाना चाहिए था। उनकी इस्तदा थी इलेक्शन कमीशन के वकील के कि पहले रियासत को फरीक बनाएं, फिर दोबारा से आप आर्गुमेंट करें, दलाइल सुने, फिर आप फैसला करें। बिल्कुल आप इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई नोटिस जारी करें। वहां पे PTI के वकला, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला उस बात की जो है वो नफी कर रहे थे, इख्तलाफ कर रहे थे कि इस केस में रियासत को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है, जो कि जरूरी है क्योंकि अभी तक वो कस्टडी में है। कंट्राडिक्शन देख लेना भाई, अदालत के अंदर कह रहे थे कि पार्टी बनाना जरूरी नहीं रियासत को, तो जब उस वक्त आप खुद अदालत में कंसीव कर रहे थे, एक मौक़िफ़ लेके अदालत को कन्विंस कर रहे थे, अब आपने वही इलेक्शन कमीशन वाली बात मान ली आपने कि रियासत को फरीक बनाना है। या तो आप पहले सही थे या आप आज सही हैं, बिल्कुल दो ही चीजें हो सकती हैं। उन्होंने फिर वो इस बात पे तय हो गया था कि जब उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है तो उस हद तक ये लाजिम नहीं है कि आप उसमें अमेंड करके स्टेट को फरीक बनाएं, इसलिए उनकी वहां पे मान ली गई थी। एक सेकंड थॉट है ना, अब जो एहतशाम कियानी ने खुद बात की, बात ये भी मेरे ख्याल से अपनी नौयत का एक सवाल है कि जनाब कन्विक्शन सस्पेंड करा ली, क्या जजमेंट सस्पेंड हो सकती है? जजमेंट सस्पेंड कराने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि चेयरमैन PTI की नाअहली खत्म हो जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाए। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने एक कार्रवाई का उनके खिलाफ आगाज किया है,
کہ وہ پارٹی کے چیئرمین شپ بھی نہیں رہیں گے اور اس کے چیئرمین بھی نہیں رہیں گے اور ساتھ میں ان کی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن بھی رہے گی. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ پہلے بجائے کہ صرف سزا کے لیے آتے فیصلے کی طرف ہی چلے جاتے تو ابھی تک شاید چیزیں کلیئر ہو جاتی؟ سوال یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں, ججمنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں, نااہلی سسپینڈ ہو سکتے نہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ تو قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جدون صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. طیب آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے پہلے آپ سزا جو ہے وہ معطل کرواتے ہو, اب آپ فیصلے کے پیچھے ہو؟ دیکھیں ہاں بالکل, بات جو ہے کہ خان صاحب کی یا تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی سزا معطل ہوئی تھی, اور وہ اس میں ایک نقطہ سب سے واضح تھا کہ ان کو جو سزا دی گئی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ سزا جب اتنی کم ہو تو اس پہ ضمانت ہو جایا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بیسک اس نقطے پہ تھا. ججمنٹ موجود ہے, اس کی نااہلی موجود ہے. اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس ہی اس نوعیت کا تھا یا سزا اس نوعیت کی تھی, وہ تو ہو ہی جانی تھی, لیکن اب الیکشن کا دور ہے, اب الیکشن کا دور ہے, وہ اس وجہ سے آگے ججمنٹ کو معطل کرانے کے لیے یا ججمنٹ کو ختم نل اینڈ وائڈ کرانے کے لیے. تو یہاں پہ تحریک انصاف کے وکلا کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو آسان ہے کہ سزا ہی اڑا دی جائے, نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی ان کو وہ ریلیف دے چکی ہے جو میرٹ اور قانون کے مطابق بنتا تھا, کہ سزا ان کی کام تھی تو اس وجہ ان کی ضمانت بھی بنتی تھی, وہ جیل سے بھی باہر اس معاملے میں آ گئے. لیکن اب ججمنٹ مشکل نظر آ رہا ہے کہ فیصلے کو معطل کیا جائے. لیگل اوپینین کے لیے میں جہانگیر جدون صاحب کی طرف چلوں گی. جہانگیر جدون صاحب, آپ بحیثیت وکیل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ عدالت کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا واقعتاً کوئی ریلیف جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے عدالت سے اس معاملے پر؟ نہیں دیکھیں, جس طرح انہوں نے بات کی ہے سارے حضرات نے, اصل میں یہ کیس تھا, سمری ٹرائل کا کیس تھا. اس میں کوئی لمبا چوڑا مرڈر کیس نہیں ہے کہ 10 وٹنس آئیں گے پھر ان کو کراس ایگزامن کیا گیا ہے, یا اتنے والیوم قسم کی. نواز شریف کیس میں تو 10 والیوم تھے ان کے, کوئی 10-15 ہزار جو ہے صفحات تھے. وہاں پہ جج کے لیے اس ساری ایویڈنس کو دیکھنا مشکل تھا. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی اپیلز ہوتی ہیں اس میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتے ہیں, تو وہ اپیل فکس نہیں ہوتی. تو اگر سزا کم ہوتی ہے تو وہ معطل کر دیتے ہیں, جلدی سزا سسپینڈ ہو گئی. لیکن ان کے کیس میں تو فائنل اپیل پہ آرگومنٹ ہوتے, یا اپیل ڈسمس ہو جاتی یا جو ہے اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی, تو ان کا سارا کیس ہی ختم ہو جاتا. یہ تو بہت سمپل کیس ہے, اس میں لمبے چوڑا کام تو ہے نہیں ہے. اس میں ان کو شروع سے ہی اصل میں ان کا مطلب یہ تھا, مدعا یہ تھا کہ سزا تو جو ہی ان کو ہوئی ہے تو دوسرے تیسرے دن سسپینڈ ہو جاتی, وہ پھر بعد میں وہ اپیل فکس کرا لیتے. تو ہمارے خیال میں تو اگر ٹوٹل کیس جو ہے وہ کبھی کیس سسپینڈ نہیں ہوتا, کیس تو میرٹ پہ اگر سنا جائے تو یہ میرے خیال میں 1 گھنٹے سے زیادہ کیس نہیں ہے. تو 1 گھنٹے کے اندر ان کی اپیل کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ اپیل آیا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ڈسمس کرتے ہیں. تو اگر وہ اپیل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ تمام چیزوں سے سزا بھی ختم, ان کی نااہلی بھی ختم, سب کو جو بھی اس کے ساتھ قانون کیا کہتے ہیں جادون صاحب؟ کیا واقعی اتنی بڑی جو سزا ہے الیکشن سے متعلق نااہلی کی سزا ہے وہ معطل ہو سکتی ہے؟ نہیں, الیکشن سے معطل سزا تو نہیں معطل ہو سکتی. اب سزا تو انہوں نے سسپینڈ کرا لی ہے نا. سزا ایک علیحدہ چیز ہے, اور جو ججمنٹ کے امپیکٹ ہے یا افیکٹ ہے وہ علیحدہ چیز ہے. ججمنٹ فیصلے کی حد تک کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ اگر فیصلہ معطل کرنے سے متعلق استدعا کر رہے ہیں عدالت سے تو نہیں, یہ فیصلہ نہ معطل کرائیں, یہ فیصلے جو اپیل ہے اس پہ فیصلہ پورے کیس کا فیصلہ کرائیں. فیصلہ معطل کریں کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو وہ 1 سال کے بعد جب الیکشن قریب آتے ہیں وہ کہتے ہیں دوبارہ لگاؤ جی, وہ کہیں جی اپیل پہ بحث کرو, پھر وہ ختم ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اپیل بڑا شارٹ کیس ہے, ان کا پورا اپیل ڈسپوز آف ہو سکتی ہے. یہ 1.5 گھنٹے کا سارا کیس ہے یہ. اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے نا. یہ تو پورا کیس جو ہے ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا, یا وہ ریمانڈ کر دیں گے دوبارہ ان کو سنے, یا وہ کہیں گے جی اپیل ایکسیپٹ کرتے ہیں بس. جدون صاحب, آپ کی بات سے جواب سے ایک تو یہ بات سمجھ آئی, لیکن ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے فرما دیں کہ کیا یہ جو اپلیکیشن متفرق درخواست یہ لے کے آئے ہیں کہ آپ نے ضمانت تو دے دی, اس آپ نے جو کنوکشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیا, لیکن اب نااہلی کو سسپینڈ کر دیں تاکہ وہ 5 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو, اپیل پینڈنگ ہو, اور آپ ڈسکوالیفیکیشن بھی جو ہے اس کو سسپینڈ کروائیں, یا پھر پورا کیس ڈیسائیڈ ہوگا, پھر جو نااہلی ہے اس کا فیصلہ ہوگا؟ اس طرح دیکھیں نا, بٹ اینڈ پیسز میں وہ جو آپ کے اندر دیکھیں نا, جب آپ جیل کے اندر قید ہوتے ہیں تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کی لبرٹی کا ایشو ہوتا ہے. یہاں پہ لبرٹی کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ تو آپ کو یو آر انیبل ٹو کانٹیسٹ دا الیکشن. تو اس میں وہ یہ سسپینڈ نہیں کریں کہ آپ جو ہے ہم پھر اس کے بعد کیس کون سا رہتا ہے. اگر آپ کا الیکشن کا یہ بھی سسپینڈ ہو جائے, الیکشن بھی لڑیں, تو اسی لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل کیس جو ہے اب اس اپیل میں دیکھیں کوئی
रिटन चीज़ें तो सबमिट करनी पड़ती है। अपील में आपको पता है आप जाते हैं कोर्ट्स में, सिर्फ आर्गूमेंट होते हैं दोनों साइड्स पे, तो दोनों साइड जब मौजूद हो, उनको नोटिस है, रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। तो उसमें एक तो होता है ना कि अपील बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड होती है, मर्डर रेफरेंस होता है, उसके अंदर रिक्विटल की अपील होती है, या आम लोगों की अपीलें हैं वो सालों के हिसाब से पेंडिंग रहती है। उससे प्रॉब्लम होता है कि अपील नंबर पे डिसाइड करें, 2022 वाली अपील है, 21 वाली है, 20 वाली। इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंपल केस है, टोटल केस का फैसला होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान वसीम, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस चला और अभी जो लास्ट हियरिंग थी उसमें भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। क्या मामला आ रहा है, क्यों कोई इस बात को मानने को, चंद पार्टियां कह रही हैं कि ठीक है जी इख्तियारात की तकसीम हो जानी चाहिए और चीफ जस्टिस के साथ साथ जो दीगर दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उन तक भी आर्टिकल 184/3 से मुतालिक जो इख्तियारात हैं वो मुंतकिल हो जाने चाहिए। किसको मसला हो रहा है अभी तक इस मामले पर? कौन चाहता है कि ये चीज़ें ना हो आगे, जब चीफ जस्टिस साहब खुद चाह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ भाई अपने इख्तियारात को डिवाइड करने के लिए? देखिए नीलम, जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने इस केस में जो रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स को जहन में रखते हुए इस केस में जो भी फैसला हो वो फैसला, उसका फायदा अल्टीमेटली काजी फाइसा साहब को होना है। अगर तो देखें ये कानून अगर कलअदम हो जाता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, तो काजी फाइसा साहब के पास बहुत ज्यादा अख्तियारात होंगे, इतने अख्तियारात होंगे जो बंदियाल साहब के दौर में मेरी मर्जी मेरा बेंच वाली सिचुएशन। बिल्कुल, मेरी मर्जी मेरा बेंच, मैं जिस जज को बिठाऊं, जिस जज को ना बिठाऊं, फुल कोर्ट बनाऊं ना बनाऊं, लाइव स्ट्रीमिंग दिखाऊं ना दिखाऊं, मेरी मर्जी। लेकिन अगर ये कानून बरकरार रहता है तो काजी फाइसा साहब तो रिमार्क्स में कह चुके हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे जो साथी दो सीनियर दो जजेस हैं मेरा अगर वो बर्डन शेयर करते हैं तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसमें जमहूरियत आएगी। तो दोनों सूरतों में फैसला जो है वो उनके हक में ही जाएगा। लेकिन वो बरर काजी साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके कि मैं अख्तियारात जब देना चाहता हूँ, पावर को जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे वकील बन के दरखास्त गुजार क्यों ठहरे हैं। लेकिन इसमें आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है। पहले तो लग रहा है कि ये केस डिसाइड हो जाएगा, पीर के दिन की तारीख है ना, केस डिसाइड हो जाएगा। आखिरी समाअत पे चीफ जस्टिस साहब ने तमाम फरीकैन से कहा था कि अगर किसी ने जवाब दाखिल करवाना है तो जवाब दाखिल करवा दें। तो फर्स्ट जो पिटिशनर है अमीर खान, उनके वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उन्होंने आखिरी समाअत पे इस्तदाद की थी कि इस केस में जो पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है, जो डिबेट है जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुई थी, उसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए। लेकिन अदालत ने नहीं मंगवाया था। चीफ साहब ने कहा था कि आप खुद जाके सेक्रेटरी कौमी असम्बली के उनसे जाके मांगे, हमसे आप क्यों कह रहे हैं, आप उसे रिकॉर्ड पे लेके आए। तो वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने आज ये रिकॉर्ड जो है, जो डिबेट थी पार्लिमानी जिसमें मुश्तरका इजलास में इस कानून की अप्रूवल दी गई, वो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। ठीक है, तैयब आप किस तरह से देख रहे हैं इस जो कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा, तो किस हद तक सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी? आया ये देखा जाएगा कि ये जो बिल है ठीक तरीक़ेकार से अप्रूव किया गया है, और क्या कानूनी नुकात या पेचीदगियाँ आ सकती हैं इस मामले में? देखिए, इसमें कानूनी नुकात तो काफ़ी ज़्यादा अहम है और इम्पोर्टेंट भी हैं, और वो तो वैसे ये सबसे अच्छी खूबी ये है, खूबसूरती ये है कि पूरी पाकिस्तान की आवाम और कौम जो है इसको लाइव देखती है, और लाइव स्ट्रीमिंग का असर यहाँ तक पहुँच रहा है कि खुद अटॉर्नी जनरल ने जो है वो चीफ जस्टिस को बताया कि आपको हैरानगी होगी कि ये जो हम अदालती कोर्ट रूम नंबर 1 से लाइव स्ट्रीम जाता है तो वो पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस उससे भी ज़्यादा होता है। एक चीज़। अच्छा, फिर आपने एक सवाल जो पूछा, वो सवाल ये है कि इससे मसला किन को है। देखें, हाँ, वो जज जो जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है, उनके लिए प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये चीज़ ज़रूर है कि यार ये हमारे इख्तियारात। काजी साहब तो मतलब इस टाइप के इंसान है कि वो ओपननेस की बात करते हैं, वो जमहूरियत की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और वो ये चाहते हैं, हाँ, वो चाहते हैं कि मेरी मर्जी मेरा इख्तियार वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म हो जाना चाहिए। वो रिवायात खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ जज ऐसे भी तो हैं जो साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल वाली सोच पे अभी तक बैठे हुए हैं, और वो ये चाहते हैं कि जब हम चीफ जस्टिस बने तो ये होली सोली इख्तियार हमारे पास रहे, हम जो है वो मुख्तार कुल हूँ, हम अक्ले कुल हूँ, हम मुतलकुल अनान हूँ, और हम ही जो चाहे वही कर सके, तो हमें कोई पूछ गूछ वाला कोई ना हो। वो जजेस जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ही अभी तक ये डिसाइड भी नहीं हो पा रहा। वो एक्चुअली मसला क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, मतलब उनकी बात से भी नजर आता है। और यही मैंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की खूबसूरती ये है कि घर में बैठे हुए शख्स को पता चल रहा होता है कि ये जज जो है ये अपने रिमार्क्स में कहाँ पे
جو ہے منورنگ کر رہے ہیں, کہاں پہ کیا چیز ہے, کیا یہ ساری چیزیں عوام ہم سے بہتر جانتی ہے. وہ تھڑے والا بھی ہم سے اچھا جو ہے اس حوالے سے جان پہ لیتا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ درخواست گزاروں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کے وکلا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ لائیو سٹریمنگ کے بعد تو اب وکلا بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم جو بار بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے کہ ہم نے یہ کہہ دیا, ہم نے وہ کہہ دیا, لائیو دیکھ رہے ہیں, براہ راست دیکھ رہے ہیں, لائیو میں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ تو جج کو قائل ہی نہیں کر پاتے, بول ہی نہیں پا رہے. اچھا اس میں ہوا یہ ہے, معذرت طیب جی عمران, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک تاثر ہو سکتا ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں کہ وہ ایسے ہی کوئی سوچ رکھتے ہوں گے کہ وہ ان کے اختیار کم نہ ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوالات اٹھا رہے ہوں وہ سمجھنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اس کیس کا فیصلہ پیر کو ہو جانا ہے. جہاں تک یہ لائیو سٹریمنگ والی بات ہے نا, یہ طیب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب چھپانے کو کچھ نہیں رہا, اب سب کچھ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ابھی ہماری جو ملاقات ہوئی قاضی صاحب کے ساتھ, سردار طارق مسعود صاحب کے ساتھ, اس میں قاضی صاحب نے بتایا کہ میں وہ مطلب ڈیورنگ ہیئرنگ مطلب مجھے بھی لوگوں نے شکوہ کیا کہ آپ سو رہے تھے. گھر والوں نے کہا کہ آپ کیسے مطلب بینچ کو ایڈ کر رہے تھے کہ آپ بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ سو گئے. تو میں نے کہا تھا مجھے اپنے گھر والوں کو بتانا پڑا کہ میں سویا نہیں تھا, میں نیچے مطلب سر نیچے کر کے نوٹس لے رہا تھا, نوٹس لے رہا تھا. تو میرے گھر والوں نے سمجھا کہ جیسے میں بیٹھا بیٹھا سو گیا ہوں. دیکھیں اتنی ٹرانسپیرنسی ہے کہ چیف صاحب کو خود اپنے گھر والوں سے بھی ایسی باتیں سننی پڑ رہی ہیں. احتشام کی طرف بڑھوں گی. احتشام, آپ اس کیس سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ اسی طرح کے معاملے پر جو دیگر ججز ہیں ان کے اختیارات سے متعلق آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے موجودہ, ان کا سٹانس اچھا ہے, وہ اچھی کاز کے لیے اس معاملے کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے نیلم, کافی ساری باتیں تو میرے ساتھی جو دوست بیٹھے ہیں انہوں نے کر دی ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ون مین شو نہ ہو. ون مین شو کیا کہ ایک چیف جسٹس تمام تر اختیارات اپنے پاس رکھتے ہوئے, جب اس کے پاس سبھی اختیارات ہوں گے کہ کون سا بینچ بنے گا اور کس بینچ نے سننا ہے کسی کیس کو, تو اس وقت تو ڈویژن جو ہے عدلیہ میں وہ بڑی واضح ہو چکی ہے. تو اس ڈویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک کو تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کس نسبت سے آنا ہے, کیا تناسب ہوگا, کون سے ججز جو ہیں وہ اپنا ٹلٹ کس طرف رکھتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم تھا. اب 3 ججز, سینئر موسٹ 3 ججز ہوں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر یہ قانون برقرار رہتا ہے تو 3 ججز جب ڈیسائیڈ کریں گے تو اس میں فرد واحد کی جو اس میں حاکمیت کا جو ایلیمنٹ ہے ون مین شو ایکچولی جو ہے اس کا تاثر زائل ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. بالکل جی, تھینک یو سو ویری مچ جہانگیر جدون صاحب, آپ کے وقت کا اور تینوں پینلسٹ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی. ایک ون مین شو کا جو تاثر ہے میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, شاید وہ اس ٹائم سے یا اس وقت سے گزرے ہیں جب ان کو ایسا لگا کہ سینئر موسٹ ہوتے ہوئے بھی کئی موقع پر جو بینچز کی تشکیل تھی اس میں ان کو نظر انداز کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی فیکٹر ہے کہ وہ شاید اس چیز سے پریکٹیکلی گزرے ہیں, تو وہ اس چیز کو یا اس احساس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ 2 دیگر جو سینئر موسٹ ججز ہیں, یہ اختیار ان تک بھی ہونا چاہیے تاکہ مل بیٹھ کر جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے بینچز کی تشکیل جو ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. گو کہ اس معاملے پر یہ تو ہماری اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے, لیکن فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے جو کہ آئندہ ہفتے ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ہفتے یقینی طور پر چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق اہم جو کیسز ہیں توشہ خانہ سے متعلق وہ بھی زیر سماعت ہوں گے, جس پر ہم اگلے پروگرام میں آپ سے بات چیت کریں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.